नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसने अपने गुरु साटम को थप्पड़ मार दिया था। पुलिस 4 राज्यों में उसे ढूंढ रही थी। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं सुरेश मांचेकर की। वो दौर जब बीआरए गैंग, गुरु साटम गैंग और अमर नायक का अपने एरियाओं में बोलबाला हुआ करता था। दूसरी तरफ दाऊद गैंग और पठान गैंग में टकराव चल रहा था। उसी समय में एक नाम उभर कर आता है और वो नाम था सुरेश मांचेकर। मांचेकर शिवड़ी और परेल के बीच के इलाके में नया नया उठना शुरू हुआ था। सुरेश मांचेकर का भले ही इतना नाम नहीं बन सका, लेकिन लंबे समय तक उसने मुंबई में लोगों के अंदर अपने नाम का खौफ बनाए रखा। 21 साल तक उसने पुलिस को अपने पीछे लगा कर रखा। वो पकड़ा जाता मगर छुटते ही वो फिर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम तक पहुंचाता। सालों सालों तक वो पुलिस के हाथ नहीं आता था। सुरेश मांचेकर का जन्म मुंबई के महर्षि दयानंद कॉलेज के पास हटमट कॉलोनी में हुआ। सुरेश मांचेकर का पिता टेक्सटाइल वर्कर था। दत्ता सामंत ने जो मुंबई कपड़ा मिल में स्ट्राइक करवाई थी, उस वक्त स्ट्राइक के चलते 3 लाख से भी ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए थे। काम की तलाश में युवा इधर उधर भटक रहे थे। सुरेश मांचेकर 6वीं कक्षा तक म्यूनसिपैलिटी स्कूल में पढ़ा। जल्द वो स्कूल की पढ़ाई छोड़ देता है। वो गैराज में छोटे मोटे काम करने लगता है। उसका गलत लोगों की संगत में उठना बैठना हो गया था। जहां मांचेकर रहा करता था, उस एरिया में उत्तर प्रदेश के बदमाश जनार्दन उर्फ जना भैया का दबदबा हुआ करता था। मांचेकर जनार्दन भैया को अपना गुरु मानने लगता है। जनार्दन भैया से सुरेश मांचेकर ने बहुत कुछ सीखा। 1982 में मांचेकर ने क्राइम की दुनिया में पूरी तरह कदम रख दिया था। उसने अपने एरिया में हफ्ता वसूली, एक्सटॉर्शन, मारपीट और दादागिरी करनी शुरू कर दी थी। काला चौकी, परेल और नागपाड़ा के कुछ एरिया में सुरेश मांचेकर इन कामों को कर रहा था। बेरोजगार यंगस्टर्स जिनकी उम्र 16, 17, 18 साल थी, उनको साथ मिलाकर मांचेकर ने अपनी खुद की गैंग बनाई। क्राइम के धंधों को आगे तक ले जाने के लिए सुरेश मांचेकर परेल गांव के गुरु साटम से दोस्ती करता है। अब सुरेश मांचेकर के 2 ग्रुप बन गए थे। पहला जनार्दन भैया, दूसरा गुरु साटम। 1988 में मांचेकर गुरु साटम से पूरी तरह जुड़ गया था। वो अपने आप को गुरु साटम से कम नहीं समझता था। गुरु साटम एक एक्सपीरियंस्ड क्रिमिनल था। उसको अपनी गैंग में ऐसे युवाओं की ज़रूरत होती थी जो उसके एक बोल पर कुछ भी करने को तैयार हो। गुरु साटम ने देखा कि सुरेश मांचेकर के पीछे कम उम्र के लड़कों की फौज है, तो गुरु साटम ने इसी को देखते हुए मांचेकर से हाथ मिला लिया था। 1989 शिवड़ी में हफ्ते को लेकर शिवसेना के शाखा प्रमुख विनायक वाबले और मांचेकर का झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ गया था कि मांचेकर ने उसका कत्ल तक कर दिया। शिवसेना के प्रमुख को मारना कोई छोटी बात नहीं थी। उस मर्डर के बाद सुरेश मांचेकर का अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अच्छा खासा नाम हो गया था। गुरु साटम चौकन्ना हो जाता है। गुरु साटम को लगने लगा कि मांचेकर कुछ ज़्यादा तेज भाग रहा है। गुरु साटम ने उसको कंट्रोल करने की भी कोशिश की थी। एक दिन दोनों बैठकर जब शराब पी रहे थे, दोनों में किसी बात को लेकर तू मैं होने लगती है। सुरेश मांचेकर भूल गया था कि वो गुरु साटम के सामने जूनियर है। मांचेकर ने गुरु साटम को थप्पड़ जड़ दिए। गुरु साटम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसको पता था इससे मामला ज़्यादा बढ़ जाएगा। गुरु साटम ने सिचुएशन को हैंडल कर लिया, मगर गुरु साटम के अंदर इसको लेकर गुस्सा पनप रहा था। अब उसको मांचेकर से बदला लेना था। कहीं ना कहीं इसके बारे में सुरेश मांचेकर को पता चल जाता है कि गुरु साटम उसको कभी भी मार सकता है। सुरेश मांचेकर मुंबई छोड़कर थाना में रहने लगा। वहाँ भी वो शांति से नहीं बैठा। थाना से आगे डोंगरीवली कल्याण एरिया डेवलप हो रहा था। सुरेश मांचेकर वहां के बिल्डर से प्रोटेक्शन मनी की डिमांड करनी शुरू कर देता है। बताया जाता है 1989 शिवसेना के विनायक वाबले कत्ल केस में सुरेश मांचेकर को कल्याण जेल में भेज दिया गया था। जेल में उसकी मुलाकात थाना कल्याण के बदमाशों से हुई। उनसे उसकी दोस्ती हो जाती है। मांचेकर ने जेल में बंद गैंगस्टर्स की पैसों से मदद की। उन बदमाशों को उसने जेल से बाहर करवाया। बाहर आने के बाद थाना डोंगरीवली कल्याण एरिया में उनको रहने की जगह दी। वहां उनको काम दिलवाया। जब मांचेकर जेल से जमानत पर बाहर आया तो
उसको गैंग पूरी तरह बनी बनाई मिली। उसकी गैंग में 60 से 70 नौजवान थे। उनकी मदद के लिए मांचेकर हमेशा तैयार रहता था। वो अपनी गैंग के लोगों की पैसों से मदद भी किया करता था। ये नहीं था कि मुसीबत में मांचेकर अपनी गैंग को आगे करता था, वो आगे खुद चलता था। इसी को देखते हुए उसकी गैंग के लोग उसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते थे। मांचेकर थाने का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया था। उसने अपनी बहुत बड़ी गैंग बना ली थी। 4 साल थाना पुलिस महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात और गोवा में उसको ढूंढती रही। 52 लोग जो कि मांचेकर की गैंग के थे, उनकी लिस्ट थाना पुलिस ने तैयार कर ली थी। जल्द वो समय भी आ गया जब मांचेकर की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मांचेकर के कुछ लोग डोंगरीवली कल्याण एरिया में एक बड़े बिल्डर से पैसे लेने जाते हैं, मगर उस बिल्डर ने वहां दूसरी गैंग के बदमाशों को पहले से ही बुला रखा था। बदमाशों के दोनों ग्रुप की वहां लड़ाई होने लगती है। मांचेकर के सभी लोग जख्मी हो जाते हैं। एक व्यक्ति को ज्यादा चोटें आती हैं। मांचेकर के आदमी अपने साथी को गाड़ी में बैठाकर डॉक्टर दीपक शेट्टी के क्लिनिक पहुंच जाते हैं। डॉक्टर शेट्टी ने उसकी चोट को देखा। डॉक्टर शेट्टी उसको हॉस्पिटल में भर्ती करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो एक पुलिस केस था। भर्ती करने से पहले पुलिस को इसकी सूचना देनी जरूरी थी। वो क्रिमिनल थे, वो नहीं चाहते थे कि पुलिस को इसकी जानकारी दी जाए। इसको लेकर मांचेकर के लोगों का डॉक्टर से झगड़ा हो जाता है, मगर फिर भी डॉक्टर शेट्टी अपनी बात पर अड़े रहे। बदमाशों ने यह भी कहा था कि ये सुरेश मांचेकर का आदमी है, लेकिन डॉक्टर शेट्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मांचेकर के आदमी डॉक्टर को गाली और धमकी देकर हॉस्पिटल से अपने साथी को लेकर चले जाते हैं। मांचेकर को उसकी गैंग के लोगों ने डॉक्टर के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और उस डॉक्टर पर एक्शन लेने को कहा। उसके आदमियों ने मांचेकर के आगे ये भी कहा कि अगर आप डॉक्टर का कुछ नहीं करेंगे तो उनसे लोग डरना छोड़ देंगे। डॉक्टर शेट्टी के खिलाफ मांचेकर के अंदर गुस्सा भर जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद डॉक्टर शेट्टी की हत्या करने का डिसीजन ले लिया गया। मांचेकर और उसके कुछ लोग क्लिनिक में जा बढ़ते हैं। इससे पहले डॉक्टर शेट्टी कुछ समझ पाते, उन पर मांचेकर और उसके लोगों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। डॉक्टर दीपक शेट्टी की वहीं मौत हो जाती है। वहां के जो लोकल बड़े वकील और बिजनेसमैन के लीडर थे, वो डेप्यूटेशन लेकर थाना के कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर से मिलते हैं। मीडिया को साथ लेकर शेट्टी कम्युनिटी ने गैंगस्टर्स के खिलाफ कैंपेन चलाया। उससे पुलिस पर प्रेशर बनता है। सुरेश मांचेकर मुंबई में घटनाओं को अंजाम दे रहा था। वही गुरु साटम को सुरेश मांचेकर की तलाश थी, मगर वो हाथ नहीं आ रहा था। तो कहते हैं गुरु साटम ने 2 सालों में सुरेश मांचेकर से जुड़े 25 लोगों को मरवा दिया। कुछ लोगों को गैंग वॉर में मारा गया और कुछ को जानकारी देकर पुलिस के हाथों एनकाउंटर में मरवा दिया गया। मांचेकर को काबू करने के लिए 35 से 40 पुलिस ऑफिसर्स की टीम बनाई गई, जिसमें क्राइम ब्रांच के ऑफिसर भी थे। इंस्पेक्टर रविंद्र आंग्रे को इसका जिम्मा सौंपा गया था। उस दौर में रविंद्र आंग्रे 50 से भी ज्यादा एनकाउंटर कर चुके थे, जिनमें से 30 एनकाउंटर सुरेश मांचेकर के लोगों के थे। सुरेश मांचेकर इतनी आसानी से पुलिस के हाथ लगने वाला नहीं था। मांचेकर थाना जिला छोड़ देता है। वो कुछ महीने गोवा छिपकर रहता है। उसके बाद बेलगाम, जो गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका बॉर्डर एरिया लगता है, वहाँ वो रहने लगा था। वहाँ उसने एक बंगला बनाया। वो नाम बदलकर वहाँ के लोगों को अपने आप को आम का एक बड़ा व्यापारी बताया करता था। राजापुर में उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर होलसेल के लिए अपना एक ऑफिस बनाया। वहीं एक ऑफिस कोल्हापुर में भी बना रखा था। पुलिस के लिए सुरेश मांचेकर की लोकेशन ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल था। मांचेकर किसी पर भरोसा नहीं किया करता था। अगर उसको कोई जरूरी काम करना होता था तो वो अपने सगे रिश्तेदारों को उसमें उतारा करता था। मांचेकर चोरी किए गए सामान को अपनी माँ के पास रखा करता था। जब उसकी माँ की 72 साल उम्र थी तो उस समय मांचेकर की माँ को एक्सटॉर्शन के केस में सजा भी हुई थी। परेल में मांचेकर का एक घर हुआ करता था। उस घर में 7 रास्ते जाया करते थे। 40 ऑफिसर्स की दिन रात उन 7 रास्तों पर नजरें हुआ करती थी। कुछ लड़कियां वहां सामान लेकर चोल में आती और फिर चली जाती। पुलिस को मांचेकर का कोई क्लू नहीं मिल रहा था। अगर पुलिस वहां से किसी को पकड़ती तो उनके सारे प्लान पर पानी फिर सकता था। पुलिस को पेशेंस बनाए रखना था। महिला पुलिस वहां चौल में नाम और भेष बदल कर रही। उन्होंने जो लड़कियां सामान लेकर आती जाती रहती थी,
उनसे बात निकलवाने की कोशिश की, मगर इससे भी सफलता उनके हाथ नहीं लगी। पुलिस ने इसमें फिर टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली। उससे पता चला कि सुरेश मांचेकर अपनी लोकेशन बदलता रहता था। वो एक बार मोबाइल सिम यूज़ करता, दोबारा इस्तेमाल नहीं करता था। वो दिन में 3 से ज़्यादा कॉल नहीं किया करता था। सुरेश मांचेकर अपने आखिरी दिनों में कोल्हापुर रहा। वहाँ वो एक्सटॉर्शन के लिए किसी को कॉल नहीं किया करता था। वो कोल्हापुर से बाय रोड ट्रैवल कर गोवा जाता था। वहाँ जाकर मोबाइल ऑन कर वो फ़ोन करता। फ़ोन करने के बाद वो सिम कार्ड फेंक देता। फिर वो वापस कोल्हापुर आ जाता था। जब तक पुलिस द्वारा ट्रेस करने की कोशिश की जाती थी, तब तक मांचेकर का फ़ोन डेड हो जाता था। अगस्त 2003 में पुलिस को एक सुराग मिला, जिसमें पुलिस ने सुना कि एक व्यक्ति औरत से फ़ोन पर बात करते समय यह कह रहा था, मैं भाऊ से मिलने जा रहा हूँ। पुलिस ने उस व्यक्ति को ट्रेस कर पकड़ लिया। पुलिस को उस व्यक्ति से जानकारी मिली कि सुरेश मांचेकर एक आदमी से मिलने आने वाला है। जिस आदमी को पुलिस ने पकड़ा था, वो आदमी भी मांचेकर से मिलने वाला था। पुलिस का कहना था कि 15 अगस्त 2003 को कोल्हापुर के रेलवे स्टेशन के पास पुलिस उस बिल्डिंग पर नजरें बनाए हुए थी जहां मांचेकर आने वाला था। लगभग सुबह के 3:30 बजे सुरेश मांचेकर वहां आता है। उसने रेलवे स्टेशन के पास अपनी गाड़ी खड़ी की। रेलवे ट्रैक से होते हुए वो उस बिल्डिंग के पास पहुंचा जहां पुलिस उसका इंतजार कर रही थी। पुलिस ने मांचेकर को देखा और कहा कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे, मगर उसने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें सुरेश मांचेकर मारा गया। उसको पास के हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, मगर पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। उसके एनकाउंटर को लेकर एक ये बात भी कही जाती है कि सुरेश मांचेकर को कर्नाटका के दलगांव से पकड़ा था। शो ऐसे किया कि उसका एनकाउंटर कोल्हापुर में किया गया। तो दोस्तों, ये थी सुरेश मांचेकर की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।